Welcome to your channel, which is ABCD Education. That is, anybody can download education. My name is Tejendra Jangir, and today we are discussing about that which is more dangerous, AC और DC. AC करंट ज़्यादा डेंजर है या DC करंट ज़्यादा डेंजर है? तो इन दोनों में डिसाइड करने के लिए हम बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि AC ज़्यादा हार्मफुल है कि या DC ज़्यादा हार्मफुल है। और इन दोनों के बीच में इन दोनों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करेंगे, उसके रिजल्ट्स जो आए हैं उस रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ विच इज़ मोर डेंजरस, AC और DC? अब AC और DC में कौन सी ज़्यादा डेंजर है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए हम 3 पॉइंट समझेंगे। इन तीनों पॉइंट को देखेंगे, इन तीनों पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे कि जो AC ज़्यादा डेंजर है या DC ज़्यादा डेंजर है। जो पहला पॉइंट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड किस में ज़्यादा होता है, AC में ज़्यादा होता है या DC में ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, उस फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई पे कैसे डिपेंड करता है और किसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी समझेंगे। उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है AC और DC के बीच में कि किसमें ज़्यादा, कौन सी ज़्यादा हार्मफुल है और कौन सी ज़्यादा कम हार्मफुल है। तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके अंदर ज़्यादा होता है? देखो, हमारे पास जो जनरली जो सप्लाई आती है वो सप्लाई आती है, AC में जो सप्लाई आती है वो RMS सप्लाई आती है। और जनरली वो जो सप्लाई है वो 230 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो उसमें जो हम देखते हैं VRMS जो होती है वो पीक मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, अब उसमें जो पीक वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू RMS वैल्यू का 1.7 टाइम्स होती है। ठीक है, तो जो पीक वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू RMS वैल्यू की 1.7 टाइम्स होने की वजह से जो पीक वैल्यू होती है वो 392 वोल्ट होती है। बट जबकि DC के केस में जब कंपैरिजन करें तो DC के केस में जब 230 वोल्ट का झटका ही लगेगा और वही सेम टू सेम 230 वोल्टेज AC में होगा तो उसमें जो झटका लगेगा वो 392 वोल्ट का लगेगा। तो अल्टीमेटली AC के अंदर जो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा वो 392 वोल्ट की वजह से लगेगा, और जबकि DC में जो शॉक लगेगा वो 230 वोल्ट की वजह से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि अगर जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतने ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतनी ज़्यादा हार्मफुल होगी। तो अल्टीमेटली DC और AC के कंपैरिजन में AC का वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होती है, और ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से जो AC सप्लाई है वो ज़्यादा हार्मफुल है। अब आगे का पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आगे का पॉइंट कैसे है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई है वो डेंजर कैसे है? देखो, DC में जो होती है, DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। जीरो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जब कोई पर्सन DC की सप्लाई के टच में आता है तो वो बिल्कुल फेविकोल की तरह उसके चिपक जाता है। ठीक है, वो उसको छुड़ा भी नहीं पाता है बिल्कुल भी। बट AC के केस में क्या होता है? AC के केस में जब अल्टरनेटिंग करंट उस के संपर्क में कोई पर्सन आता है तो वो 50 बार तो छूटता है, 50 बार ही वापस चिपक जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वो पूरी जो बॉडी है उस पर्सन की वो वाइब्रेट करती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से वो उसकी पर्सन की जो पूरी बॉडी है वो पूरी की पूरी बॉडी हार्मफुल होती है। बट जो DC है, DC के केस में जो पर्सन टच किया है DC को, तो उस केस में क्या होता है कि जो पर्सन जहाँ से टच किया है वो जो पोर्शन जहाँ से टच हुआ है DC सप्लाई को, वो पोर्शन ही जलता है, और वो जहाँ से वो DC सप्लाई निकलेगी उस जगह से ही वो जलेगा। तो अल्टीमेटली दो ही जगह से वो जलता है। बट AC के केस में जो होती है वो वाइब्रेट करने की वजह से पूरा का पूरा जो पर्सन है वो पूरा पर्सन हार्मफुल होता है। ठीक है, तो और एक और मिथ जो बनी हुई है, वो मिथ ये बनी हुई है कि जो AC करंट है, AC करंट में जीरो क्रॉसिंग आती है, तो जीरो क्रॉसिंग आने की वजह से इंसान जल्दी से छूट जाता है। बट DC के अंदर जो जीरो क्रॉसिंग नहीं आती है तो वो कंटिन्यूसली उसके चिपका रहता है, इसलिए DC ज़्यादा हार्मफुल है और AC कम हार्मफुल है। ये जो मिथ बना हुआ है ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज आ रही है। तो इसकी वजह से जो एक पर्सन है वो 1 सेकंड में 50 बार तो छूटता है, 50 बार ही वापस चिपकता है। तो इतने ज़्यादा फास्ट रिवर्सल को पर्सन स्टडी नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा फास्ट रिवर्स को एब्जॉर्व नहीं कर पाता, वो इतनी जल्दी बैकअप में नहीं आ पाएगा, इतनी जल्दी पीछे नहीं हट सकता।
ठीक है। तो इस वजह से इस जीरो क्रॉसिंग का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो अल्टीमेटली 50 बार चिपकने और 50 बार छूटने 1 सेकंड में होने की वजह से इस जीरो क्रॉसिंग का कोई मतलब नहीं निकलता। इस वजह से ये जो मिथ बना हुआ है ये बहुत गलत है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू डीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो हिस्ट्री में दो साइंटिस्ट हुए थे, निकोला टेस्ला एंड थॉमसन। जो सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो डायरेक्ट करंट का आविष्कार हुआ था, जिसका जो डायरेक्ट करंट का आविष्कार किया था वो थॉमस एडिसन ने किया था, ठीक है। उसके बाद में एसी जनरेटर का आविष्कार किया था जो कि निकोला टेस्ला ने किया था। तो जब ये एसी जनरेटर का आविष्कार हुआ था तो इसने निकोला टेस्ला जी ने बोला कि डीसी जो करंट है वो ज़्यादा हार्मफुल है, और थॉमस एडिसन ने बोला है कि एसी करंट ज़्यादा हार्मफुल है। तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में वार छिड़ गई। तो वार छिड़ने के बाद में इन्होंने डिसाइड किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसके बाद में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करी। वो जो एक्सपेरिमेंट किए उनको घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर, बंदर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करी। उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे जो आए उनमें ये निकला कि जो एसी करंट है, एसी करंट में पूरी की पूरी ही बॉडी जल जाती है। बट डीसी करंट जो होती है, डीसी करंट में जहाँ से वो पर्सन टच करता है, उस पर्सन जहाँ से वो टच करता है वहीं पर ही वो जलता है। बट एसी के केस में कंप्लीटली पूरी बॉडी जल जाती है। तो इस वजह से जो एसी है वो ज़्यादा डेंजर है डीसी के कंपैरिजन में। ये एक्सपेरिमेंट में निकल के आया। तो ये एक्सपेरिमेंट, जब ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इन एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक मूवी भी बन गई। वो मूवी है द करंट वार। इस करंट वार जो मूवी बनी थी, ये जो मूवी बनी थी, इस मूवी के अंदर भी एसी करंट को ही हार्मफुल ठहराया गया है। तो अल्टीमेटली जो हिस्ट्री में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए और जितने भी अपने पॉइंट डिस्कस करे, उन पॉइंट्स के आधार पर हम ये कहते हैं कि जो एसी करंट है वो बहुत ज़्यादा डेंजर है एज कम्पेयर टू डीसी। वैसे तो डेंजर तो दो नहीं है, पर कंपेरिजन में जो देखें तो एसी करंट ज़्यादा डेंजर है, ठीक है। So this is the end of our video. If you like this video, then subscribe to my channel, which is ABCD Education. That is, anybody can download education. And if you have any query, then meet me in the comment box. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.